आतंकवादी अली नूर की पत्नी रहीमा गिरफ्तार की गई है। अली नूर की पत्नी रहीमा सलेमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार की गई है। बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रही थी रहीमा। यूपी एटीएस ने अली नूर को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश आतंकी संगठन से अली नूर के तार जुड़े हुए हैं। जमातुल मुजाहिदीन से अली नूर का कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। तो यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार से आतंकी अली नूर की पत्नी को गिरफ्तार किया है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने सलेमपुर से यह गिरफ्तारी की है और गिरफ्तार की गई महिला रहीमा बांग्लादेश की रहने वाली है, जो बिना पासपोर्ट और वीजा के अपनी 3 बच्चों के साथ हरिद्वार में रह रही थी। पुलिस के खुफिया तंत्र और रानीपुर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। और बता दें कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार और सहारनपुर जिले से 8 आतंकियों को पकड़ा था, जिनमें हरिद्वार जिले के मुदस्सिर और अली नूर भी शामिल थे। रानीपुर कोतवाली और एलआईयू के पास एक इनपुट था कि एक बांग्लादेशी महिला रहती है और इस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए उस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से की जाएगी। अभी उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी सेंसिटिव इश्यूज हैं उस पर एलआईयू भी पूछताछ कर रही है, हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं, बाकी एजेंसीज को भी इसकी सूचना दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भाई के घर लूट का मामला। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3,24,000 की नकदी बरामद की गई। इनके पास से आशा रोड़ी के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई है और पहले भी 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो देहरादून के डोईवाला में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भाई के घर पर लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से लगभग 3,24,000 की नकदी और साथ ही लाखों के गहने भी बरामद किए गए। दोनों आरोपियों को पुलिस ने आशा रोड़ी के पास से गिरफ्तार किया। तो ये बड़ी खबर थी जहां पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे, ऋषिकेश से घूमने पहुंचे 2 युवक गंगा में डूब गए हैं। गंगा के तेज बहाव में बहे हैं दोनों युवक। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली से ऋषिकेश घूमने पहुंचे थे दोनों युवक। तपोवन के नीम के बीच क्षेत्र में ये दोनों युवक डूबे। तो ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर। ऋषिकेश से घूमने पहुंचे 2 युवक गंगा में डूब गए हैं। गंगा के तेज बहाव में दोनों युवक बह गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से ऋषिकेश घूमने पहुंचे थे दोनों युवक। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। चौथी बार बदली गई पीसीएस परीक्षा की तारीख। पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। अब 28 से 31 जनवरी में मुख्य परीक्षा होगी। पहले 12 से 15 नवंबर को होनी थी पीसीएस की मुख्य परीक्षा। 28 जनवरी से पहले आयोग के पास अन्य परीक्षाओं का दबाव भी था और पिछले 5 साल से राज्य में पीसीएस की परीक्षा नहीं हुई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है और चौथी बार पीसीएस मुख्य परीक्षा की तारीख बदली गई है। अब ये परीक्षा अगले साल 28 से 31 जनवरी के बीच में होगी और इससे पहले ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2 से 15 नवंबर को होनी थी। छात्रों ने तैयारी के लिए कम समय मिलने के चलते आयोग से समय बढ़ाने का निवेदन भी किया था। वहीं 28 जनवरी से पहले आयोग के पास अन्य परीक्षाओं का भी दबाव था और बता दें कि पिछले 5 साल से राज्य में पीसीएस की परीक्षा नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूके SSSC परीक्षाओं के लिए जांच समिति का गठन यूके SSSC ने बनाई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति। परीक्षाओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। तो यूके SSSC ने बनाई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति। परीक्षाओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, जो अब आगे की जांच करेगी। पूर्व आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो अब आगे जांच करेगी। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके माहेश्वरी भी इस टीम में शामिल होंगे। आईटीडीए टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी इस टीम में शामिल होंगे और यूके SSSC की 8 भर्तियों की यह समिति जांच करेगी।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूके SSC की जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। परीक्षाओं की जांच के लिए ये उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, जिसमें पूर्व IAS SS रावत की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल VK माहेश्वरी भी इस टीम में शामिल होंगे। इसके अलावा ITTA टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी इस टीम में शामिल होंगे। यूके SSC की 8 भर्तियों की जांच करेगी ये टीम। सरकार ने 4 भर्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था। तो यूके SSC परीक्षा की जांच के लिए अब उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। पूर्व IAS SS रावत की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है, जो अब आगे मामले की जांच करेगी। तो सरकार ने 4 भर्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था। यूके SSC परीक्षाओं के लिए जांच समिति का गठन किया गया है। पूर्व IAS SS रावत की अध्यक्षता में यह टीम अपना काम करेगी और आगे की जांच की जाएगी। तो हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल VK माहेश्वरी भी इस टीम में शामिल होंगे। उसके अलावा ITTA के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी इस टीम में मौजूद होंगे। यूके SSC की 8 भर्तियों की यह समिति जांच करेगी। सरकार ने 4 भर्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था, उसी के तहत अब आगे की जांच भी की जाएगी। तो यूके SSC परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। पूर्व IAS SS रावत की अध्यक्षता में यह टीम अपना काम करेगी। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल प्रचार करेंगे उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम था। अब वो प्रचार करने के लिए हिमाचल प्रदेश भी जाएंगे। तो बीजेपी की तरफ से अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की गई थी हिमाचल और गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम था। और पुष्कर सिंह धामी अब हिमाचल में कल से चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हिमाचल में 3 रैलियों को CM धामी संबोधित भी करेंगे। तो चौपाल और पच्छाद, इसके अलावा पवंटा में इनकी 3 रैलियां होंगी, जहां पर ये जनता को संबोधित करेंगे। हिमाचल में प्रचार करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से मैदान में उतरेंगे। तो बीजेपी ने CM धामी को हिमाचल में चुनाव का स्टार प्रचारक बनाया, जिसके बाद से उत्तराखंड में भी राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही हैं। सुनिए CM धामी और हरीश रावत को कुछ कहा उन्होंने। हिमाचल की जनता भी, वहां की देवतुल्य जनता भी, चूंकि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों प्रदेश एक दूसरे से लगे हुए हैं, भाई भाई हैं। वह भी सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यह भी सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, वह भी देवभूमि है, यह भी देवभूमि है। तो उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल के लोग भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार अपना आशीर्वाद देंगे और वहां भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। हम जीतेंगे। इस समय हिमाचल वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि के लिए तौर पर जो है वोट करेगा, क्योंकि हिमाचल की डेवलपमेंट के लिए वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। ये पहली बार होगा कि वीरभद्र सिंह जो है चुनाव की कमांड में नहीं होंगे। और वैसे भी हिमाचल बदलता है हर साल, हर बार बदलता है। इस बार जो है वो भाजपा को जयराम जी के कर देगा। सर उत्तराखंड से भी नजदीक सटा हुआ हिमाचल, ऐसा तो नहीं उत्तराखंड का ट्रेंड के हिमाचल में ना घूम जाए? कहीं कुछ नहीं घूमता है। उत्तराखंड तो जो है जबरदस्ती अपने डेवलपमेंट की हत्या करने पर तुला हुआ था, इसलिए भाजपा के हाथ में दे दी बात दूर। जो है हिमाचल इस मामले में परिपक्व है। हिमाचल डेवलपमेंट के बुनियादी सवालों पर अडिग रहता है।
उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही विभिन्न शहरों, स्थानों और सड़कों के ब्रिटिशकालीन नाम बदले जाएंगे, जिसको लेकर सरकार ने घोषणा कर दी है। सीएम धामी ने इसको लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी ने भी अब गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठने की बात कही है। उन्होंने वहीं से ये प्रेरणा ली है और अब राज्य में लैंसडाउन, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, रानीखेत समेत विभिन्न शहरों और क्षेत्रों के साथ ही छावनी परिषदों के अंतर्गत सड़कों, स्थानों के नाम ब्रिटिशकालीन हैं, जो अब बदले जा सकती हैं। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक सभी जगह उनको बदला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उन प्रतीकों को परिवर्तन किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमने सभी को कहा है, सभी विभागों को, कि ऐसे जो भी इस प्रकार के वो हैं उन सभी को बदला जाएगा और हम उसके लिए पूरी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। बढ़ते आगे चमकी जमीन मामले में हरीश रावत का सरकार पर निशाना। सरकार प्रचार प्रसार कम कर राजनीति का लाभ उठा रही है। आईडीपीएल और एचएमटी को बंद करने का पाप केंद्र ने किया है, अब राज्य को पापों को धोना है। हरीश रावत की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उस जमीन पर कोई उद्योग लगाया जाए, हरीश रावत की तरफ से ये भी कहा गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रानीबाग हल्द्वानी में एचएमटी की जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित होने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तो चाहते थे उद्योग चले और अब राज्य सरकार का दायित्व है कि जिस उद्देश्य से ये जमीनें दी गई थी, अब यहाँ कोई ऐसा उद्यम स्टार्ट करें ताकि जो केंद्र सरकार का पाप है कि एचएमटी और आईडीपीएल को बंद करना उत्तराखंड के प्रति महापाप है, घोर पाप। जो ये घोर पाप है उसका प्रायश्चित यदि राज्य सरकार करना चाहती है, धामी सरकार करना चाहती है, तो यहाँ कुछ ऐसे उद्योग प्रारंभ करें जिससे स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को और महिलाओं पुरुषों को काम मिल सके। राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र गौरेला ने पुलिस प्रशासन पर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। मामले में राजेंद्र गौरेला ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर कई विभागों को पत्र भेजा है। दरअसल राजेंद्र गौरेला अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते आ रही हैं। आरोप है कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं महानगर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि इस तरह का रवैया सहन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस अपने तरीके से अंकिता हत्याकांड को लेकर जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रही है और निश्चित तौर से मेरा एक मानना और है कि लंका पे अगर चढ़ाई होती तो ऐसा नहीं कि हर बंदर अपनी पूंछ में आग लगाता फिरे, उसके लिए एक अनुमानी काफी है। तो जैसे राजेंद्र गौरेला जी हो गए और हमारे देवेंद्र उमला जी हो गए, अंकिता की लड़ाई को लड़ने का बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इनके साथ है। मैं अंकिता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर अंकिता की लड़ाई लड़ते हुए अगर कोई बात है तो बताओ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो। अगर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, मेरे को पुलिस इस तरह से जो है जो इंक्वायरी कर रही है वो अपराधियों की करे, मेरी ना करे, क्योंकि मैं सच्ची लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे खतरा भी है इस प्रकार से जिस तरह से पुलिस ले रही है इंक्वायरी या मेरी रेकी कर रही है, तो वो गलत बात है। वो डायरेक्ट मुझसे आया, तो मैंने आज जो है मैंने पत्र लिखा है। चमोली में लोक संस्कृति एवं कृषि मेला मेहचोरी के तीसरे दिन लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का नाम रहा। इस दौरान मेले के मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी शिरकत की। शहर के लोगों ने ऋतु खंडूरी और लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का भव्य स्वागत भी किया और पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान नरेंद्र सिंह नेगी और उनकी टीम ने अपनी आवाज से जादू पूरे मेले में हर किसी के मन मोह लिया। वहीं मेले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि ये मेला बहुउद्देशीय है, हमें अपनी कृषि को अब मॉडर्न बनाने पर जोर देना होगा। तो कृषि मेले का तीसरा दिन था, तो जहां पर लोक गायक जो पहुंचे हुए थे उनके गानों ने समा बांध दिया, हर किसी के मन पर उनका गाना छा गया। बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय का बयान सामने आया है। उन्हें पद से हटाने के लिए किसी को
सुपारी दी गई है। मंदिर समिति के कुछ कार्मिक उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और कर्मचारियों के स्थानांतरण करने से खफा हैं कुछ कर्मचारी। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय का बयान सामने आया है। उन्हें पद से हटाने के लिए किसी को सुपारी दी गई है। मंदिर समिति के कुछ कार्मिक उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसा बयान उनकी तरफ से आया है। कर्मचारियों के स्थानांतरण करने से खफा हैं कुछ कर्मचारी। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय का बयान सामने आया है। उन्हें पद से हटाने के लिए किसी को सुपारी दी गई है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। मंदिर समिति के कुछ कार्मिक उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और कर्मचारियों के स्थानांतरण से कुछ कर्मचारी खफा हैं, इसीलिए उनकी तरफ से साजिश रची जा रही है, ऐसा बयान उनकी तरफ से सामने आया है। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, मैंने मंदिर समिति की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार के लिए काफी प्रयास किए, स्थानांतरण किए। इस बार बड़ी संख्या में स्थानांतरण कार्मिकों के, अधिकारियों के किए हैं। उसके अलावा जो हमने जो कैंप कार्यालय था हमारा देहरादून में, उसको समाप्त किया है। जो ऋषिकेश में प्रचार कार्यालय था उसको समाप्त किया है। तो उस कारण से स्वाभाविक रूप से कुछ कार्मिकों में भी उसका प्रतिक्रिया है और प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरीके की लगातार कुछ न किसी बहाने मुझे टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी जानकारी में आया है कि मुझे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए भी सुपारी दी गई है, पैसा खर्च किया जा रहा है बड़े उस पे। तो ये सारी चीजें हैं। इन चीजों पर हम जो हमारे कार्मिक और उसमें सम्मिलित हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। केदारनाथ गर्भगृह में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की फोटो वायरल होने का विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने इस मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि गर्भगृह में जो काम किए गए उसके निरीक्षण के लिए मंदिर समिति के अध्यक्ष वहां पर गए थे। ये कांग्रेस की राजनीति है, जबकि कांग्रेस को अपने समय को भी देखना चाहिए। देखिए, जहां तक प्रश्न है भगवान केदारनाथ जी का और जिस विषय को लेकर कांग्रेस हल्ला मचा रही है और विपक्ष कह रहा है, ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहीं अगर डेवलपमेंट वर्क होता है, कहीं अगर कुछ काम होता है तो निश्चित रूप से काम करने वाले भी जाते हैं, वो उसकी फोटोग्राफी भी करते हैं कि उन्होंने जो काम किया किस गुणवत्ता से किया है, कैसा किया है, उसको वो देखने का काम किया गया है। और कांग्रेस खुद अपने गिरेबान में झांक सकती है। जब उनकी गवर्नमेंट यहाँ रही है, सरकारें रही हैं, उनके बीकेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से गर्भगृह के और दूसरी जगहों के चित्रों को जहां नहीं दिखाया जाना चाहिए था उनको दिखाने का काम किया है। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली शनिवार दोपहर ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच गई, जहां पर ऊखीमठ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया। शीतकाल के लिए 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर में ही बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाएगी। गुप्त काशी में विश्वनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली ने शनिवार की सुबह ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान किया था और 12 बजे के करीब डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच गई, जहां पहुंचने पर भक्तों ने डोली का भव्य स्वागत किया। 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद डोली ने पहला रात्रि प्रवास रामपुर में किया था और दूसरा गुप्त काशी में। उसके बाद सैनिक बैंड बाजे के साथ डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हुई, जहां रावल ने डोली का स्वागत किया। रावल भीमाशंकर लिंग ने कहा कि इस वर्ष यात्रा ने नया कीर्तिमान बनाया है। केदार में लोगों की आस्था बढ़ी है, लेकिन इस साल के अभी तक युग से यात्रा में तो बहुत संख्या कम आए थे। सबको रिकॉर्ड तोड़ करके इस साल तो सारा देश हर घर में हम अनेक स्टेटों में हमने घूमे हैं। 6 महीने में घर में करके हमको केदार जाना है। रावल ने कहा कि अगले वर्ष यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को केदारनाथ मंदिर के अलौकिक दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि उसे सोने से जड़ा जा रहा है। रावल ने कहा कि आपदा के समय पंचमुखी डोली पर पहनाए जाने वाला सोने का मुकुट भी खराब हो गया था। ऐसे में भक्तों ने पिछले वर्ष नया मुकुट बनाया है। जल प्रलय के समय
वो पुराना हो गया था, इसलिए नया हमने सभी भक्तों की वजह से किया गया था। पिछले साल ये नया हो गया मुकुटा और स्वर्ण मंदिर हो गया, अगले साल उसका शिखर भी कलश भी सोने का भगवान का हो जाएगा, हमको आशा है। और उसी उपलक्ष्य भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में ग्रीष्मकाल के 6 माह में 68,889 भक्तों ने पूजा अर्चना कर मनौती मांगी थी। अब शीतकाल के 6 महीने यहीं पर भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जिससे सरकार की आय भी बढ़ी है और इस यात्रा को हर कोई सफल मान रहा है। देहरादून के परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने भी माना है कि इस बार चारधाम यात्रा सफल हुई है और अब परिवहन विभाग आने वाली यात्रा का रोड मैप अभी से तैयार कर रहा है। मैं चारधाम के बारे में बताना चाहूंगा कि इस बार रिकॉर्ड नंबर के यात्री हमारे पास आए थे। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जरूर हुआ है, उसके अलावा हमारी चारधाम यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा है। हमें इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो अभी से ही हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि आम यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा बसेस मिले। दूसरा, ऐसे क्षेत्र जहां पर कि वाहन के संचालन में खतरा रहता है, वहां पर माननीय मंत्री जी महोदय ने भी कहा हुआ है कि क्रैश बैरियर की आने वाली यात्रा से पहले व्यवस्था हो जाए। देहरादून में सिटी बस अक्सर रेसिंग करती नजर आती है और उसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन अब सिटी बस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अगर कोई चालक रेसिंग करते हुए पाया गया तो उसका परमिट कैंसिल किया जाएगा और कई रूटों के स्टाफ पर भी बोर्ड लगाए गए हैं। अभी जैसे हमारे आरटीओ सर ने कहा कि हम लोग जनता के सेवक हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि वैसे तो ज्यादातर सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी जो भी पब्लिक यहाँ, जो भी जनता यहाँ सेवा के लिए आ रही है सर्विस के लिए, तो सुचारू रूप से और सुविधापूर्ण तरीके से हो, परेशान न होना पड़े। एक सर ने कहा एक डेस्क भी हम यहाँ पे पीआरओ डेस्क भी शुरू करेंगे, जिससे कि ऑनलाइन जो भी सर्विसेज हैं जिसमें जिसको जहाँ भी दिक्कत आ रही है, असुविधा हो रही है, वहां से हेल्प किया जाएगा। एक तरह से जो पूछताछ कक्ष जो पहले होता था, अब उसको हम थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से बनाएंगे। देहरादून में यातायात पुलिस ने 30 अक्टूबर को दून में होने वाली पुलिस मैराथन के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है, जिसके तहत रिस्पना से ईसी रोड, प्रिंस चौक और राजपुर रोड जाने वाले वाहनों को आईएसबीटी से होकर भेजा जाएगा। एसपी ट्रैफिक अक्षय कुंडे ने बताया कि आईएसबीटी से वाहन बल्लूपुर और सहारनपुर चौक, घंटाघर से राजपुर रोड जा सकते हैं। धर्मपुर चौक, अग्रवाल बेकरी से आगे आराघर और रेस कोर्स की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा। एमकेपी, बुद्धा चौक, मनोज क्लिनिक, रोजगार तिराहे से कोई भी वाहन ईसी रोड की ओर नहीं भेजा जाएगा। राजपुर रोड पर ग्रेट वैल्यू से बहल चौक के बीच में वाहन एक ही लाइन में आ जा सकेंगे। इस बार जो ट्रैफिक का हमारा प्लान है वो कोई थाना वाइज नहीं है। हमने ट्रैफिक के हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। जो पॉइंट्स आपने बताया सहारनपुर चौक हो गया, तो हमारे लिए सहारनपुर चौक ही एक जोन बनाया गया है, जोगीवाला विधानसभा एक जोन बनाया गया है। तो यातायात व्यवस्था थाना चौकी वाइज ना रखते हुए हॉटस्पॉट्स के अनुसार किया है और उस पे फिर लगभग सारे हॉटस्पॉट्स इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा ये किए जाए और उनके अंडर हमने ट्रैफिक और थाना और पीआरडी और होमगार्ड की और सेपरेट क्रेन, सेपरेट अनाउंसमेंट सिस्टम दिया गया है। तो एक सशक्तिकरण जो बोलते हैं हॉटस्पॉट्स वाइज ये किया गया है। उत्तराखंड देवभूमि में दीपावली की ठीक 11 दिन बाद पड़ने वाली बूढ़ी दीपावली, जिसको इगास भी कहा जाता है, इसको लेकर आज पर्व के आयोजक नरेंद्र रतूड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस पर्व का मुख्य उद्देश्य पलायन को रोकना है। जिस तरह से आज का युवा रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों का रुख कर रहा है और अपनी संस्कृति को भूल रहा है, इस पर्व के माध्यम से उनको संस्कृति के प्रति रुझान और रूबरू कराना है। साथ ही लोगों से अपने गांव आकर इस पर्व को मनाने की अपील भी की गई है। वहीं सरकार भी इस पर्व को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इगास के लिए जो वो किया है, मुझे लगता है कि जो अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि सरकार ने और स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि सारे विधायक और सांसद जी
अपने अपने गाँव में जाकर के इगास को मनाएंगे। तो उनका भी यही मंतव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकें, हम अपने बच्चों को लेकर के गांव की तरफ जाएं और हम बता सकें कि इसको उसमें हम लोग इस परिवेश में इसको मनाते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र के गौहरी रेंज में बागखाला के पास चंदन समेत दूसरी प्रजातियों के दर्जन भर पेड़ों को तस्करों ने काट दिया है। कई पेड़ों को तस्कर चोरी कर अपने साथ भी ले गए हैं और तस्कर कटे हुए पेड़ मौके पर भी छोड़ गए हैं, लेकिन पार्क प्रशासन इसकी भनक तक उसको नहीं लगी है। मामला मीडिया के सामने आया तो पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आजकल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक चंदन के पेड़ की कीमत लाखों रुपए है। देखो, अभी आप लोग बता रहे हैं ये चीज मेरे संज्ञान में आई है, तो अभी मैं मौके पे जाऊंगा और देखूंगा वहां पे कि किस प्रकार से कौन से पेड़ों पे या कितने पेड़ों पे ये चीज कार्रवाई हुई है। तो उसके अनुसार ही मैं आगे की इसमें जांच करूंगा और देखूंगा कि कौन से पेड़ कटे हैं। ये अभी मैं आगे इस पे तभी जब जांच होगी तो तभी बता पाऊंगा। सर, वीडियो के आधार पर क्या प्रथम दृष्टया लग रहा है चंदन के पेड़ है कि शशी पेड़ है? अभी क्योंकि इसमें कई वैरायटी होती है, एकदम हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि किस चीज का है। और अभी कुछ ही मतलब थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ, वहां पे जांच करके उसके बाद मैं बता दूँ। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के 2 धड़ों में बढ़ गए हैं। आलम यह है कि यहां पर कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा आंदोलनित कर्मचारियों के खिलाफ खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी बेबुनियाद बातें कर विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के ही दूसरे कर्मचारियों पर झूठा आरोप लगाने की बात भी कही है और इस मामले में कर्मचारियों ने कुलसचिव को भी ज्ञापन दिया है। 15 तारीख को जो है कुछ कर्मचारियों द्वारा जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें उनके द्वारा कुछ कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर नाम लेकर के उनके बारे में जो है अलग अलग बातें की गई, जो कि अन्य कर्मचारियों को जो है नागुजार गिरी। और उस संबंध में उन्होंने एक जो है प्रत्यावेदन मुझे भी दिया है कि साहब जो है हमारे बारे में भी ऐसा ऐसा कहा जा रहा है और हम तो जो है काम करने वाले लोगों में से हैं, न छुट्टी जाते हैं न ये करते हैं और शाम को भी जो है ऑफिस समय के बाद भी जो है कार्य करते रहते हैं और इस तरह से हमारे बारे में टिप्पणियां की जाती है पब्लिक में, जिससे कि हम लोग बहुत बड़े कष्ट में हैं और कृपया इसका संज्ञान लिया जाए। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर है, मिट जाएगी यमुना कॉलोनी की इस वक्त की बड़ी खबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की गई है और ऋषिकेश के इंद्रमणि बडोनी चौक पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए। अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है और इसको लेकर अब लोग आंदोलन भी करें। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी आंदोलनकारियों की तरफ से दी गई है। एसआईटी की जांच कर रही है मामले की और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग अब उत्तराखंड में तेज हो गई। और फिलहाल इन्हीं खबरों